हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना विरिडिस के बारे में। समझेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसके लोकोमोशन के बारे में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, बिहेवियर, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो यूग्लिना विरिडिस है, इसके नाम का मतलब पहले समझते हैं, जिसमें यूग्लिना में यू का मतलब है ट्रू और ग्लीना का मतलब है आई बॉल या फिर आई प्यूपिल। और इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आई के जैसा ही एक फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी एक फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस वजह से इसका नाम है यूग्लिना। दूसरी तरफ विरिडिस का मतलब है ग्रीन, और ये ग्रीन कलर का होता है किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें पता है होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो इस ऑर्गेनिज्म को ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की तरफ। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में। इसके जो सुपर क्लास है वो है मेस्टिगोफोरा, या फिर इसी को कहते हैं फ्लैजिलेटा। अब जो मेस्टिगोफोरा है, इसके अंदर मेस्टिगो का मतलब है विप, या फिर आप इसको फ्लैजिला भी कह सकते हैं। अब फोरा का मतलब होता है टू बियर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास फ्लैजिला है वो सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा में आते हैं, या कह सकते हैं फ्लैजिलेटा में आते हैं। और ऐसे मेस्टिगोफोरा जिनके पास प्लांट जैसे कैरेक्टर है, यानी प्लांट के जैसा ही क्लोरोप्लास्ट है, वो आते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा में। और जिनके पास नहीं है वो आते हैं एनिमल लाइक, यानी जूमेस्टिगोफोरा में, या फिर कहें जू फ्लैजिलेटा में। तो यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो इसकी जो क्लास है वो फाइटोमेस्टिगोफोरा है। ऑर्डर जो है वो यूग्लिनिडा है, जीनस यूग्लिना और स्पीसीज विरिडिस। नेक्स्ट इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब है कि ये अलोन, अकेला रहना पसंद करता है। और फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट है, यानी ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर की भी अगर बात करें तो ये पॉन्ड्स में, जैसे कि पॉन्ड दिख रहा है, आप पॉन्ड में देख सकते हैं कि ये पॉन्ड ग्रीन कलर का दिख रहा है, क्योंकि यूग्लिना काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करता है और पूरे सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से जो पॉन्ड है बिल्कुल ग्रीन कलर का दिखता है। नेक्स्ट ये पूल्स में, डिचेस में और स्लो रनिंग स्ट्रीम्स में भी मिलता है। डिचेस का मतलब है जैसे आपने रोड्स देखे होंगे तो उनके साइड में से नालियाँ होती हैं, या फिर जो हमारी फार्मिंग लैंड, जो खेत होते हैं, उन खेत में भी पानी पहुँचाने के लिए ऐसे नालियाँ बनाई जाती हैं, तो इनमें भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर की। तो इसको कल्चर करना काफ़ी इजी है। आप एक वाइड माउथ लार्ज बॉटल ले लीजिए, कोई बड़े मुंह वाला बॉटल, जैसे कि ये हो गया, और इसके अंदर फिल कर दीजिए पॉन्ड वाटर। मान लीजिए इसके अंदर पॉन्ड वाटर फिल कर देते हैं, और इसके अंदर डालना है 20 से 30 बॉइल्ड व्हीट ग्रेन्स, यानी 20 से 30 गेहूं के दाने आपको जो बॉयल किए हों इसके अंदर डाल देना है। और एक हफ्ते तक, फॉर अ वीक, आपको इसको रखना है सनी पोजीशन में, यानी सूरज की किरणों के साथ इसको कहीं बाहर रख देना है। और एक हफ्ते बाद अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा यूग्लिना। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की बात करें तो ये एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी लेंथ 60 माइक्रॉन्स तक है। जो बॉडी है आप फिगर में देख सकते हैं, जो बॉडी है वो काफ़ी इलोंगेटेड है, खींची हुई है, और इसका जो शेप है वो स्पिंडल शेप है। ये एनिमल का एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, और ये मिडिल एंड है। तो जो इसका जो एंटीरियर एंड है वो कुछ राउंडेड और ब्लंट शेप का है, और साथ ही में यहाँ पे विप लाइक फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। अगर आप इसके एंटीरियर एंड की तरफ देखें तो ये कुछ राउंडेड टाइप है, कुछ इस तरह से ये राउंडेड है, और साथ ही में यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लैजिला, एंटीरियर साइड में ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। बात करें इसके मिडिल पार्ट की, तो इसका जो मिडिल पार्ट है वो थोड़ा वाइडर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर से वाइडर है, तो इसका मिडिल पार्ट है, और ये थोड़ा वाइडर है। वहीं इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो पॉइंटेड है, यानी ये पोस्टीरियर एंड कुछ इस तरह से
पॉइंटेड है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो सेकंड है पेलिकल। पेलिकल जो है एक थिन इलास्टिक और टफ लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बीनीथ है, यानी ठीक उसके नीचे पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे है पेलिकल, और इलास्टिक होने की वजह से काफ़ी फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबिलिटी से ये मूवमेंट को परमिट करती है, यानी एनिमल फ्लेक्सिबल होने की वजह से मूव कर सकता है। जो यूग्लिना है, जो पेलिकल है, यूग्लिना को मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। देखा गया है कि जो पेलिकल है वो प्रोटीन से बना हुआ है, यानी ये प्रोटीनेसियस है और सेल्यूलोजिक नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर ये प्लांट जैसा होता तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक होती। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक होती है, पर यहाँ पे क्या है, प्रोटीनेसियस है। नेक्स्ट देखें कि ये फॉर्म करता है कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जिसे मायोनीम कहते हैं। ये जो मायोनीम होती हैं कुछ स्ट्राइप्स की तरह होती हैं, जैसे आप इसे देख सकते हैं, कुछ स्ट्राइप्स की तरह होती हैं जो पूरे पेलिकल को एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड रखती हैं और मूवमेंट में भी। और ये जो मायोनीम है ये मूवमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि पेलिकल के ठीक नीचे ही म्यूसिफेरस बॉडीज़ होती हैं और बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब जो म्यूसिफेरस बॉडीज़ होती हैं इनका रोल ये होता है कि ये सेक्रेट करती हैं म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज का काम क्या है, तो ये प्राइमरली दो काम में आता है। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में, और जो सेकंड है वो है मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। पेलिकल की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो दो जोन्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर जो आउटर जोन है या फिर कहें जो पेरिफेरल जोन है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी में है, पेरिफेरल जोन है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। जो ब्लू और ग्रीन के बीच में जो जोन है लार्जर व्यू में, जो यहाँ पे ये वाला जोन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और म्यूसिफेरस बॉडीज़ हैं। दूसरी तरफ जो एंडोप्लाज्म है, जो ग्रीन कलर के अंदर का जितना भी एरिया है, ये एंडोप्लाज्म है, ये सेंट्रल जोन है और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। साथ ही में अदर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। अब अदर ऑर्गेनल्स की बात करें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। फोर्थ है रिजर्वायर। तो ये यूग्लिना का एंटीरियर एंड है और यहाँ पे ये रिजर्वायर है। जो आप यहाँ से इतना स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा एक रिजर्वायर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो रिजर्वायर है यहाँ पे पेलिकल नहीं पाया जाता है, रिजर्वायर में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेलिकल नहीं होता। तो जो यूग्लिना है उसके एंटीरियर एंड पे एक इनवेजिनेशन होता है, जो आप देख रहे हैं। ये जो एंटीरियर एंड है यहाँ पे एक इनवेजिनेशन हुआ है, अंदर की तरफ एक इनवेजिनेशन, एक गड्ढा अंदर बना हुआ है और इसी इनवेजिनेशन को हम रिजर्वायर कहते हैं। ये जो इन्वेजिनेशन होता है एक फ्लास्क शेप कैविटी बनाता है। आप देख सकते हैं फ्लास्क कुछ इस तरह का होता है और ये भी उसी तरह का है। तो एक फ्लास्क शेप कैविटी बनाता है जिसको रिजर्वायर कहते हैं या फिर फ्लैजिलर सैक भी कहते हैं, क्योंकि फ्लैजिला यहीं से ओरिजिनेट होता है, रिजर्वायर से ही। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं तो आउटसाइड में ये जो रिजर्वायर है खुलता है वाया अ ट्यूबुलर कैनाल। जो ये रिजर्वायर है ये एक ट्यूबुलर कैनाल के थ्रू खुलता है। जो ये वाला पोर्शन है एक ट्यूबुलर कैनाल के थ्रू खुलता है और इसको हम कहते हैं साइटोफेरिंक्स या फिर सेल कलेक्ट। तो ये जो ट्यूबुलर कैनाल है इसको कहते हैं साइटोफेरिंक्स। आप इसको इसके गले की तरह समझ सकते हैं या फिर इसको कहते हैं सेल कलेक्ट। दूसरी तरफ जो ये साइटोफेरिंक्स और सेल कलेक्ट जो कैनाल है या फिर रिजर्वायर है, इसकी एक ओपनिंग है जो यहाँ पे है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं सेल माउथ या फिर साइटोस्टोम। तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं सेल माउथ या फिर साइटोस्टोम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। तो जो फ्लैजिला है नंबर में 2 हैं, एक है स्मॉलर फ्लैजिला
जो ये है स्मॉलर फ्लैजिला है, और एक है लार्ज फ्लैजिला। तो जो स्मॉलर फ्लैजिला है वो काफ़ी कन्फाइंड है और रिजर्वायर के अंदर तक ही सीमित है, अंदर ही ख़त्म हो जाती है। जो स्मॉलर फ्लैजिला है रिजर्वायर के अंदर ही रह जाता है। और जो लॉन्गर फ्लैजिला है वहाँ पे एक लेटरल स्वेलिंग देखी जाती है। जैसे लॉन्गर फ्लैजिला है तो यहाँ पे एक लेटरल स्वेलिंग है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। इस लेटरल स्वेलिंग को कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी, और यह एक फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो पिगमेंट पाया जाता है उसको कहते हैं लैक्टोफ्लेविन। जो फ्लैजिला है वो ओरिजिनेट होता है ब्लीफेरोप्लास्ट से। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, 1 और 2, इसी को कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, और यहीं से ओरिजिनेट होता है फ्लैजिला। ये जो ब्लीफेरोप्लास्ट है ज़्यादातर एनिमल में पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ब्लीफेरोप्लास्ट एनिमल का कैरेक्टर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। 6th पे आता है न्यूक्लियस। ये हमारा यूग्लिना है और ये न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस है वो सिंगल है, लार्ज, स्फीरिकल या ओवल हो सकता है, और ये रहता है पोस्टीरियर एंड के तरफ। तो ये यूग्लिना का एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। तो आप देख सकते हैं सेंटर से पोस्टीरियर एंड की तरफ रहता है। अगर इसको बड़े तौर पे देखें तो इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको मिलेगा एंडोजोम, और एंडोजोम में क्रोमैटिन काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक्ड रहता है। यानी जो एंडोजोम है एक सॉलिड सेंट्रल बॉडी है जिसके अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है। वहीं न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोलस के अंदर भी क्रोमैटिन होता है, और क्रोमोजोम भी फ्रीली मूविंग मिल जाता है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मो रेगुलेटरी में। फिगर में आप देख सकते हैं ये एंटीरियर एंड लिया है, और यहाँ पे है एक लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और उसके साथ है एसेसरी या फिर कह सकते हैं स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो यहाँ पे लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यानी लार्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसके चारों तरफ सराउंड रहते हैं स्मॉलर एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप फिगर में देख सकते हैं ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसके चारों तरफ ये छोटे छोटे स्मॉलर या फिर एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको सराउंड करके रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज करके एक लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाते हैं। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, क्योंकि यूग्लिना पानी के अंदर ही रहता है। ये यूग्लिना है, पानी के अंदर ही रहता है, तो वाटर इसके अंदर इजीली एंटर कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक्सेस ऑफ वाटर इसको बॉडी से निकालना होता है। साथ ही में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, क्योंकि ये लिविंग है तो इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी तो वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म होंगे, जिसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस के थ्रू ही वाटर और वेस्ट मटेरियल दोनों डिस्चार्ज होते हैं। ये स्मॉलर एसेसरी वैक्यूल पहुंचते हैं लार्जर एसेसरी वैक्यूल के पास, और यहाँ से रिजर्वायर के थ्रू ये मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्टिग्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आई स्पॉट भी कहते हैं, जो कि ठीक अपोजिटली प्लेस होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये लार्जर है, ये एसेसरी या फिर स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ठीक इसके अपोजिट में प्रेजेंट है स्टिग्मा या फिर कह सकते हैं आई स्पॉट, जिसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि यूग्लिना का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आई जैसा एक फोटोरिसेप्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं या फिर स्टिग्माटा भी कहते हैं। ये एक कप शेप्ड रेड पिगमेंट स्पॉट है, जैसा फिगर में दिख रहा है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और साथ ही में रेड स्पॉट है, और यहाँ पे जो पिगमेंट है वो कैरोटिनॉइड है। स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी दोनों फोटोरिसेप्टिव स्ट्रक्चर हैं और दोनों को मिला के कहा जाता है फोटोरिसेप्टर अपरेटस। अब क्या होता है कि कभी भी जो सनलाइट या फिर लाइट होती है काफ़ी यूग्लिना के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये उनको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि यूग्लिना को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके पास क्लोरोप्लास्ट है अपना, उसको खुद का फूड प्रिपेयर करना होता है, तो लाइट बहुत ज़रूरी है।
और लाइट को सेंस करने के लिए स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी काफ़ी हेल्प करती हैं, और साथ ही में इसको हेल्प करती हैं डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला हो गया फूड के लिए और दूसरा हो गया डायरेक्शन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फोटो रिसेप्टर एपरेटस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम सभी को पता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इसको ग्रीन कलर देता है क्योंकि इसके अंदर है क्लोरोफिल ए और बी, और साथ ही में है बीटा कैरोटीन। ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो 3 लेयर स्ट्रक्चर है और डिस्कॉइड शेप का रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खींचा तना ऐसे स्ट्रक्चर है, और ये फॉर्म करता है स्टार्च लाइक सब्सटेंस। स्टार्च लाइक सब्सटेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो पैरामाइलम है, जो कि स्टार्च की तरह नहीं है, स्टार्च जैसा ही है। क्योंकि स्टार्च में हम यूजुअली देखते हैं कि जब हम आयोडीन मिलाते हैं तो ब्लू कलर का सब्सटेंस फॉर्म कर देता है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म नहीं होता। जो पैरामाइलम है वो बीटा 1,3 ग्लूकेन है और इसके काफ़ी ओवल ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन्हीं ओवल ग्रैन्यूल्स को कहते हैं पैरामाइलॉन, या पैरामाइलॉन बॉडीज भी आपने सुना होगा, पायरेनॉइड्स भी सुना होगा, इसी को कहते हैं पैरामाइलॉन। इसके साथ ही जो अदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैं जैसे कि गोल्गी बॉडीज, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो भी इसी में प्रेजेंट है। जैसे हमने पता था कि इंडोप्लाज्म के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली देख लिया है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये जो इमेज है एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है यूग्लिना की, आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन कलर का है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट है इसका आई स्पॉट, या फिर कह सकते हैं इसका स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, रेड कलर का आपको दिख रहा है। तो अभी तक हमने देख लिया स्टिग्माटा के बारे में, जिसको आई स्पॉट या स्टिग्मा भी कहते हैं। रिजर्वायर के बारे में देख लिया, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, पेलिकल से ओरिजिनेट होते हैं, मायोनीम्स, न्यूक्लियस के बारे में देख लिया, पायरेनॉइड बॉडीज या पैरामाइलॉन के बारे में देख लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लिया, एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ब्लिफेरोप्लास्ट जहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है, फ्लैजिलर थिकनिंग, या फिर हमने इसको पढ़ा था पैराफ्लैजिलर बॉडीज, वो भी देख लिया, और साथ में फ्लैजिला भी देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं लोकोमोशन की तरफ। तो यहाँ पे 2 तरह का लोकोमोशन मिलता है, एक तो है फ्लैजिलर और दूसरा है यूग्लिनॉइड। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फ्लैजिलर के बारे में देखते हैं। तो जो यूग्लिना है वो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो फ्लैजिलम है वो डायरेक्टेड है ऑब्लिकली बैकवर्ड टूवर्ड्स द साइड बियरिंग स्टिग्मा। तो अगर आप एक इसको यूग्लिना को देखें, मान लीजिए यहाँ पे इसका जो रिजर्वायर है, यहाँ पे स्टिग्मा है, तो इसका जो फ्लैजिला है वो स्टिग्मा के साइड में रहता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टिग्मा है और ये फ्लैजिला है, ठीक उसके साइड में रहता है। देखा गया है कि ये स्पाइरल वेव्स या फिर सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। अब जो इसका फ्लैजिला है हमने पढ़ा था कि ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, यानी ये जो यूग्लिना है इसका ये फ्लैजिला है वो ना तो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होगा और ना ही इसके पैरेलली प्लेस्ड होगा, ना परपेंडिकुलरली और ना पैरेलली। ये इसके प्लेस्ड होता है कुछ ऑब्लिकली, कुछ इस तरह से ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, यानी ना परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होता है ना पैरेलली प्लेस्ड होता है। इसी को कहते हैं ऑब्लिकली प्लेस्ड होना, और ठीक स्टिग्माटा के बगल में, आई स्पॉट के बगल में प्लेस्ड होता है। जब भी ये कोई डायरेक्शन ऑफ लाइट है, मान लीजिए ऊपर से एक डायरेक्शन ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो जब यहाँ ये रोल करता है और आगे बढ़ता है तो सबसे पहले यहाँ रोल करेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर इधर पहुँचेगा, फिर इधर पहुँचेगा। ये क्या है, एक तो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है, साथ ही में ये कुछ सर्कली या स्पाइरली आगे भी बढ़ रहा है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से स्पाइरली आगे बढ़ रहा है। यानी अगर कोई डायरेक्शन ऑफ लाइट ऊपर से आ रही है
तो ये फ्लैजिलर मूवमेंट से ऐसे स्पाइरली इसके आगे बढ़ता है डायरेक्शन ऑफ लाइट के, और ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, यानी स्पाइरल वेव्स फॉर्म करता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के थ्रू ये मूव करता है, इसीलिए इसको फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो यूग्लिनॉइड मूवमेंट है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में पेलिकल और साथ में हमने पढ़ा था जो मायोनीम्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जो पेलिकल है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, हमने पढ़ा था, और ये एक तरह का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट शो करती है, या फिर कहें वॉर्म लाइक और एनिमल लाइक क्रीपिंग। अब वॉर्म लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म होता है। अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है? मान लीजिए अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म सबसे पहले क्या करेगा, अपने पोस्टीरियर एंड को आगे लेके आएगा अपने एंटीरियर एंड की तरफ। तो ये और छोटा होते जाएगा, और छोटा होगा, और फिर क्या होगा, अपने एंटीरियर एंड को आगे बढ़ाएगा, यानी पोस्टीरियर एंड फिक्स करके अब एंटीरियर एंड आगे बढ़ाएगा, जैसे कि हम अर्थवॉर्म में यूजुअली देखते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। जैसे मान लीजिए ये यूग्लिना है, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। तो सबसे पहले क्या करता है, एंटीरियर एंड को बैकवर्डली पुश करता है, और पोस्टीरियर एंड को और पुश करता है, या फिर कहें कि एंटीरियर एंड फिक्स रहता है, पोस्टीरियर एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करते करते आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये एंटीरियर एंड के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से एंटीरियर एंड आगे बढ़ेगा, तो एंटीरियर एंड आगे बढ़ता है, यानी ये एक तरह का क्रीपिंग मूवमेंट है जो कि हम वॉर्म्स में देखते हैं। तो इसके लिए हम इस वजह से हम इसको कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट, और ये इसको हम लोग मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं, जो काफ़ी एग्जाम्स में आता है। तो यूग्लिना को यूग्लिनॉइड मूवमेंट में हेल्प करता है पेलिकल और मायोनीम, क्योंकि पेलिकल काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और यह एक तरह का क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, जैसे हमने फिगर से अभी समझा, और इस वजह से इसे हम लोग मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। तो इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो दो टाइप का आपको न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहले होलोफाइटिक, यानी बिल्कुल प्लांट जैसा, या फिर कहें ऑटोट्रॉफिक, जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस है तो यहाँ पे पैरामाइलॉन बनेगा या फिर पायरेनॉइड्स बनेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे स्टार्च जैसा सब्सटेंस, जो पैरामाइलॉन है स्टार्च जैसा सब्सटेंस है, पर स्टार्च नहीं है, क्योंकि ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता, आयोडीन डालने पे ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं करता। तो यहाँ पे ये पैरामाइलॉन है, स्टार्च नहीं है। वहीं जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जो यूग्लिना है उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, उस केस में क्या होगा, इसका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक हो जाएगा। सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि बहुत प्रोलॉन्ग डार्कनेस है, बहुत दिन से अंधेरा है, यूग्लिना को कोई भी लाइट नहीं मिली है। इस केस में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट लॉस हो जाएगा, यानी अपना वो ग्रीन कलर खो देगा और इटियोलेटेड हो जाएगा। इटियोलेटेड का मतलब है बेरंगा हो जाएगा, उस पर कोई रंग नहीं रहेगा, या फिर आप कहें कि इस तरह से कुछ ग्रेइश हो जाएगा। ग्रेइश होने के बाद जो डिकेइंग मैटर है जो सराउंडिंग में, मान लीजिए यहाँ पे इधर जो डिकेइंग मैटर है उसको डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिजॉल्व है सराउंडिंग वाटर में, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसके जनरल बॉडी सरफेस से, यानी पेलिकल के थ्रू ही ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में। और ये भी देखा गया है कि यूग्लिना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सेक्रीट करता है जो कि नेचर में एनिमल जैसे हैं, एनिमल लाइक उनकी जो कॉम्पोजिशन है डाइजेस्टिव एंजाइम की वो एनिमल लाइक है। यानी जब इसके पास काफ़ी प्रोलॉन्ग डार्कनेस में इसको लाइट नहीं मिल रही है तो क्लोरोप्लास्ट लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद क्या होता है, जो सराउंडिंग में डिकेइंग मैटर होता है ये उसको अपटेक करता है अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही, और जो इसके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होते हैं वो एनिमल लाइक हैं नेचर में। ठीक, तो इसके जो दो न्यूट्रिशन है, एक हो गया होलोफाइटिक प्लांट जैसा, और जब लाइट नहीं है तो ये परफॉर्म करने लगता है सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोजोइक, यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड कर देता है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि यहाँ पे पिनोसाइटोसिस भी देखा गया है कि जब प्रोलॉन्ग डार्कनेस बहुत ज़्यादा रहती है तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग में होते हैं ये उनको इनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ वेजिकल,
और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। जैसे कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था, ये धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक वेजिकल का फॉर्मेशन करता है और वेजिकल फॉर्म करके उसको इनटेक कर लेता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग पाइनोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये भी इसके न्यूट्रिशन में एक पार्ट लेता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। तो जो वाटर होता है, मान लीजिए यूग्लिना है, उसके पेलिकल है, तो सराउंडिंग वाटर में जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये सीधे डिफ्यूज़ हो जाता है पेलिकल के अंदर, सीधे पेलिकल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि पेलिकल परमिएबल होता है इसके, और पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और ये फॉर्म करता है एटीपी, जो एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में फॉर्म करता है कुछ बाई प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो एटीपी फॉर्म करता है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे वाटर और CO2 प्रोड्यूस होता है। तो जब डार्क कंडीशन रहती है तो ये CO2 क्या होता है, पेलिकल के थ्रू सीधे डिफ्यूज आउट हो जाता है वाटर में, या फिर अगर लाइट है तो ये पहुंच जाता है क्लोरोप्लास्ट में और वहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होकर प्रोड्यूस करता है पैरामाइलॉन। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में अमोनिया और उसके जैसे ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन में दो थ्योरी दी जाती है, ये पेलिकल है, और पेलिकल जो है वाटर के बहुत परमिएबल होता है। जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये जो वाटर होता है पेलिकल से सीधे डिफ्यूज इन हो जाते हैं, यानी सीधे अंदर चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोस्मोसिस। अब ये इसके बॉडी में पहुंच गया तो ये क्या होगा, एक्सेस ऑफ वाटर पहुंचेगा तो ये स्वेल अप होकर बर्स्ट भी हो सकता है। तो इसको कंटिन्यूसली वाटर जो है वो आउट करना पड़ता है, वाटर अपने बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, काफ़ी सारे स्मॉलर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो एक्सेस ऑफ वाटर को ले लेते हैं और पहुंचते हैं लार्जर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास, और वहाँ पे जाके लार्जर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में वाटर दे देते हैं, यानी रिलीज आउट कर देते हैं। अब जो लार्जर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये रिजर्वायर के थ्रू वाटर को बाहर कर देता है। हमने पढ़ा था यहाँ पे साइटोफेरिंग्स होता है और साइटोस्टोम होता है, बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है, जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज करके एक लार्जर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाते हैं। फिर ये पहुंचता है रिजर्वायर के पास और ठीक सेम प्रोसेस से वाटर को एक्सपेल आउट कर देता है अपनी बॉडी से। जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है कि यहाँ पे अमोनिया और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो क्या होता है कि जो स्मॉलर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उसमें सीधे डिफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे कि वाटर बाहर निकलता है ठीक उसी प्रोसेस से ये भी निकल जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि स्मॉलर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में घुसें, फिर लार्जर में डाके इसको इजेक्ट आउट करें, फिर लार्जर से वाटर बाहर निकले, या फिर स्मॉलर सारे एक साथ फ्यूज होके लार्जर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बने और ये वहाँ से वाटर को बाहर निकाल दें। एक प्रोसेस और भी देखा गया है कि ये जो अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं ये सीधे इसके पेलिकल के थ्रू डिफ्यूज आउट भी हो जाते हैं इसके बॉडी सरफेस से, यानी पेलिकल से सीधे ये वाटर के अंदर ही इसको निकाल देता है। तो ये हो गया इसका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बिहेवियर की तरफ। तो सबसे पहले आता है रिएक्शन टू लाइट। अब रिएक्शन टू लाइट में ये समझना है कि ये पॉजिटिव शो करता है टुवर्ड्स द मॉडरेट लाइट, यानी बहुत डार्क इंटेंस लाइट में ये नहीं रहता और ना ही बहुत शेडी एरिया में रहता है। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिश लिया था, यानी मान लीजिए एक ऐसे बड़ा सा एक बर्तन ले लिया था और उसके अंदर यूग्लिना का कल्चर डाल दिया था। जैसे ये यूग्लिना का कल्चर हो गया, और इस पे क्या किया था, डायरेक्ट सनलाइट में इसको रख दिया था और पार्शियली इसको कवर कर दिया था किसी मटेरियल से। अब क्या हो रहा था, इसका जो इधर का एरिया है, राइट साइड का जो एरिया है, ये डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज्ड है, और जो इधर का एरिया है ये बिल्कुल शेडी है। जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग लाइट है वहाँ पे ये नहीं पाए जाते और ना ही बिल्कुल शेडी एरिया में पाए जाते हैं। इसके बीच में जो मॉडरेट लाइट है, यानी जो इधर का एरिया है जो थोड़ा बहुत इल्यूमिनेटेड है लाइट से, वहाँ पे ये यूग्लिना ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया है कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट होती है
जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं वो यूग्लिना के क्लोरोप्लास्ट को, यूग्लिना के जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट उसको ब्लीच कर देती हैं, उसको ब्लीच कर देती हैं। इसीलिए ये मॉडरेट लाइट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और बहुत शेडी एरिया में रहेंगे तो वहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट का लॉस हो जाएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव होते हैं टूवर्ड्स द मॉडरेट लाइट। सेकंड जो बिहेवियर है वो है शॉक रिएक्शन। अब फिगर में आप जैसे देख सकते हैं, शॉक रिएक्शन ठीक उस तरह से समझिए जैसे कि आप एक कमरे के अंदर हैं और वहाँ पे काफ़ी लाइट है, काफ़ी इल्यूमिनेटेड कमरा है, काफ़ी लाइट है, और अचानक से उस लाइट को बंद कर दें तो जो सडन सेकंड्स के लिए जो इफ़ेक्ट होता है जब पूरी तरह से डार्कनेस आ जाती है, उसको हम लोग शॉक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा ही कुछ शॉक रिएक्शन यूग्लिना के साथ भी होता है। अब मान लीजिए आपने एक लाइट वेव दी यूग्लिना को इस डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट है। तो यूग्लिना ने क्या किया, हमें पता है कि स्पायरली ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो ये टूवर्ड्स द लाइट बढ़ने लगा। अब जैसे ये फोर्थ पोजीशन में पहुंचा, आपने इस लाइट को स्क्रीन कर दिया, यानी इस लाइट को ऑफ कर दिया, और एक नई लाइट को आपने एक नई डायरेक्शन में एक लाइट वेव दी जो डायरेक्शन 2 है। तो ये यूग्लिना क्या करता है, वहाँ पे रुक जाता है। पहले यहाँ पे तो इसको शॉक रिएक्शन लगता है कि अचानक से लाइट बंद हो गई, तो अब ये ट्रायल एंड एरर करता है, ट्रायल एंड एरर की हेल्प से नए डायरेक्शन को फाइंड करता है। ये चारों तरफ ओरिएंट करता है, घूमता है और नए डायरेक्शन में फिर से मूव करने लगता है। जैसे इसके स्टिग्माटा पे जो नए डायरेक्शन की लाइट है वो पड़ती है, अपने आप को उस डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है, यानी उस डायरेक्शन में अब मूव करने लगता है। तो शॉक रिएक्शन में यही है कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने उस डायरेक्शन को बंद कर दिया तो इसको सडनली शॉक लगता है, फिर ये अपने आप से ट्रायल एंड एरर के थ्रू नए डायरेक्शन को ढूंढता है, दूसरे लाइट के डायरेक्शन को ढूंढता है और उसके तरफ मूव करने लगता है। जो थर्ड है वो अवॉइडिंग रिएक्शन है, और ये यूजुअली होता है जब कोई मैकेनिकल, थर्मल या केमिकल स्टिमुलस हो जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं हो, यूग्लिना के लिए फेवरेबल नहीं है। मान लीजिए कोई केमिकल है, काफ़ी एसिडिक कोई इन्वायरमेंट है, या फिर थर्मल है यानी बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उस केस में क्या होगा, यूग्लिना वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, और कई केस में देखा गया कि बैकवर्डली भी मूव करने लगता है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पाया कि मोस्ट केसेस में क्या होता है, ये यूग्लिना है फर्स्ट पोजीशन पे, तो जब ये इस तरह का अवॉइडिंग रिएक्शन शो करता है, यानी कोई मैकेनिकल, थर्मल या केमिकल स्टिमुलस इसको कोई मिलता है जो अनफेवरेबल हो, तो वहाँ पे ये स्टॉप होता है सबसे पहले। और ये इसका पोस्टीरियर है, इसका एंटीरियर एंड है, तो पोस्टीरियर एंड को ये फिक्स रखता है एक जगह, और एंटीरियर एंड से एक सर्कुलर मोशन में गायरेट करने लगता है, यानी सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है चारों तरफ। और यहाँ पे भी यही ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, और ट्रायल एंड एरर के थ्रू ये एक दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगता है जो कि फेवरेबल हो, या फिर कहें कि ये स्टॉप हो जाता है और बैकवर्ड में मूव कर लेता है। पर ये साइंटिस्ट ने एक अलग केसेस में देखा है कि इस तरह से अपने पोस्टीरियर एंड को फिक्स करके एंटीरियर एंड को चारों तरफ सर्कुलर मोशन में ड्राइव करता है और एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। तो ये इसका बिहेवियर हो गया, जिसमें हमने पहले रिएक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, शॉक रिएक्शन पढ़ा, और थर्ड अवॉइडिंग रिएक्शन पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अननोन है, और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखी जाती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी या फिर मल्टीपल फिजन से होती है, और साथ ही में अनफेवरेबल कंडीशन में ये पाल्मेला स्टेज भी फॉर्म करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर है आपको बाइनरी फिजन का है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक यूग्लिना है ये फिजन के थ्रू दो डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन कर रही है। तो शुरुआत ए स्टेज से करते हैं। जैसे आप ए स्टेज पे देख सकते हैं ये इंटरफेज है। यहाँ पे जो फिजन होता है वो ज़्यादातर माइटोटिक डिवीजन से होता है। तो आप ए में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरफेज हो रहा है, यानी क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होके विजिबल हो रहे हैं। बी जो है वो प्रोफेज है। प्रोफेज में हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देखा जाता है कि जैसे कि हमें माइटोटिक डिवीजन में होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
वो डिसअपियर हो जाती है। इनिशियल फेजेस में वो डिसअपियर हो जाती है, जैसे कि इंटरफेस के बाद ही डिसअपियर हो जाती है, पर यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो परसिस्ट करती है। यानी आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब नहीं होती, डिसअपियर नहीं होती, परसिस्ट रहती है। तो बी में प्रोफेज होता है, जहाँ पे क्रोमैटिड्स यहाँ पे विजिबल हैं, सीधे दिख रहे हैं, पेयरिंग में रहते हैं, न्यूक्लियर बॉडी भी है। फिर सी आता है मेटाफेज स्टेज, जहाँ एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे सारे के सारे क्रोमैटिड्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स तो प्रेजेंट रहते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं? स्पिंडल फॉर्म करते हैं। पर यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फॉर्म नहीं करते। ये नॉर्मल केस में होता है, पर यहाँ पे ये भी एबनॉर्मेलिटी देखी गई है। जैसे पहले हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट करती है, सेकंड ये है कि यहाँ पे स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है, यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स का जो सेपरेशन है वो ऑटोनॉमस है, या फिर यहाँ पे बुक में ये भी कहते हैं कि एक म्यूचुअल रिपल्शन के थ्रू होता है, यानी ऑटोनॉमस है, अपने आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सी के बाद है डी एनाफेज स्टेज। जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उसके बाद क्या होगा? क्रोमैटिड्स अपने अपने पोल्स पे अपार्ट हो जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे। और उसके बाद ई आता है टीलोफेज स्टेज एंड साइटोकाइनेसिस। जैसे हमें पता है सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डिवीजन होगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल फरो का फॉर्मेशन होता है, और इसी वजह से यहाँ पे होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जहाँ पे एक यूग्लिना दो डॉटर यूग्लिना में ब्रेक हो जाती है, यानी दो डॉटर यूग्लिना फॉर्म करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पाल्मेला स्टेज की तरफ, इसको समझते हैं। जो पाल्मेला स्टेज है वो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी हो सकती है? जैसे हमने पढ़ा था मैकेनिकल है या कोई केमिकल या फिर थर्मल स्टिमुलस है जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन अनफेवरेबल है, और उस कंडीशन में ये पाल्मेला स्टेज के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अब जो पाल्मेला स्टेज है, ये पाल्मेला स्टेज एक इनएक्टिव पीरियड है। पाल्मेला स्टेज एक इनएक्टिव पीरियड है जहाँ पे जो मूवमेंट है वो सीज हो जाता है, यानी ये ठहर जाता है, ये मूव नहीं कर रहा, मूव करना बंद कर देता है। और मूवमेंट सीज कब होगा? जब ये अपना फ्लैजिला थ्रो ऑफ कर देगा, यानी अपना फ्लैजिला छोड़ देगा। तो पाल्मेला स्टेज के अंदर ये रुक जाता है, एक इनएक्टिव पीरियड आ जाता है इसका, जहाँ पे ये फ्लैजिला को थ्रो ऑफ कर देता है। फ्लैजिला को छोड़ने के बाद ये कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी ये राउंडेड होता है, यानी जो सबसे पहले स्पिंडल फॉर्म में रहता है, तो स्पिंडल फॉर्म से ये हो जाता है राउंडेड फॉर्म में। राउंडेड स्टेट में फॉर्म होने के बाद हमने पढ़ा था कि जो पेलिकल है उसके ठीक नीचे यहाँ पे म्यूसिफेरस बॉडी प्रेजेंट है, और म्यूसिफेरस बॉडी क्या करती है? म्यूसिलेज का सेक्रीशन करती है। तो यहाँ पे जो ये म्यूसिफेरस बॉडी है इसके चारों तरफ म्यूसिलेज का सेक्रीशन करती है, जैसे फिगर ए में दिख रहा है, और यहाँ पे फॉर्म करती है म्यूसिलेजिनियस कोट। इस म्यूसिलेज, हम एक चीज़ पढ़ना भूल गए, जो म्यूसिलेज है वो यूग्लिनॉइड मूवमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो म्यूसिलेज है वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, वो वहाँ पे पेलिकल को और मायोनीम को क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करके रखता है। पेलिकल को और मायोनीम को ल्यूब्रिकेट करके रखता है, ये पॉइंट हम वहाँ पे भूल गए। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट में जो म्यूसिलेज होता है पेलिकल और मायोनीम को ल्यूब्रिकेट करके रखता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। तो यूग्लिना सबसे पहले राउंडेड शेप में हो जाता है और अपने चारों तरफ म्यूसिलेज का सेक्रीशन करता है और फॉर्म करता है म्यूसिलेजिनियस कोट, और यहाँ पे लगभग 4 या 5 लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होते हैं,
इसी म्यूसिलेज कोट के अंदर, और काफ़ी सारे डॉटर यूग्लिना फॉर्म हो जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिखे हैं, मान लीजिए 1 2, उस साइड 3 4, ऐसे करके और भी 4 5 लगातार जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, जिसको हम लोग अब कह सकते हैं कि मल्टीपल फिजन होता है। और यहाँ पे इंसिस्टेशन है, क्योंकि ये म्यूसिलेज से अपने आप को चारों तरफ कवर करके रखता है। और कई सारी यूग्लिना जब आपस में मिल जाते हैं तो इनकी म्यूसिलेजिनस कोट काफ़ी और भी थिक हो जाती है, और ये एक ही अपने तरफ तो सेक्रीट करते ही हैं, बाकियों के जो म्यूसिलेजिनस कोट हैं वो भी आपस में मिल जाते हैं और फॉर्म करते हैं म्यूसिलेजिनस मास, यानी काफ़ी मात्रा में म्यूसिलेज सेक्रीट कर रहे हैं, जहाँ म्यूसिफेरस बॉडीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और ये इसी के अंदर काफ़ी सारे डॉटर यूग्लिना फॉर्म करते हैं थ्रू द मल्टीपल फिजन, और 4 से 5 मल्टीपल फिजन के बाद ये 16 से 32 डॉटर यूग्लिना इस कोट के अंदर फॉर्म कर देते हैं। जब वापस से नॉर्मल कंडीशन आता है तो ये यूग्लिना वापस से फ्लैजिला एक्वायर कर लेती हैं, यानी इसके अंदर फ्लैजिला वापस से आ जाता है और इस म्यूसिलेज कोट से ये बाहर निकलती हैं, म्यूसिलेजिनस मास से वापस बाहर निकलती हैं। जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो यहाँ पे फ्लैजिला बाहर आ जाएगी, और फ्लैजिला के थ्रू, फ्लैजिलर मूवमेंट के थ्रू ये बाहर निकलेगा और वापस से नॉर्मल कंडीशन में रहने लगेगा। देखा गया कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है, एक चीज़ में और हेल्प करता है, इसके डिस्पर्सल में। इसके डिस्पर्सल में भी काफ़ी हेल्प करता है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में इसको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक तो ये इनएक्टिव हो जाता है, अपने आप को म्यूसिलेज से कोट कर लेता है, और वाटर में पड़े पड़े एक दूसरे जगह पे भी पहुंच जाता है जहां हो सकता है कि ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो। तो डिस्पर्सल भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमें अदर्स यूग्लिनॉइड्स। तो अभी तक हमने यूग्लिना विरिडिस के बारे में पढ़ा, तो इसके और भी जो मेंबर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो दूसरा मेंबर है वो है यूग्लिना स्पाइरोगेरा। इसका फीचर ये है कि ये 100 माइक्रॉन्स तक हो सकता है। हमने पढ़ा था जो यूग्लिना विरिडिस होता है वो 16 माइक्रॉन्स तक होता है, तो ये उससे भी बड़ा होता है। और साथ ही में यहाँ पे जो पैरामाइलॉन बॉडीज़ हैं, या फिर जो पैरामाइलॉन है, 2 तरह की पाई जाती हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। और साथ ही में आप इसका स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। इसका एंटीरियर एंड उतना राउंडेड नहीं है, ये एंटीरियर से मिडिल तक लगभग एक बराबर ही है, और पोस्टीरियर एंड कुछ ज़्यादा ही पॉइंटेड है। जो सेकंड है वो है यूग्लिना ग्रासिलिस, जो कि यूग्लिना विरिडिस की तरह ही है। इसके अंदर एक चीज़ ये होता है कि एक बार जब ये प्रोलॉन्ग डार्कनेस में जाता है, यानी काफ़ी दिन तक इसको लाइट नहीं मिलती, तो यहाँ पे परमानेंट लॉस होता है क्लोरोप्लास्ट का। परमानेंट लॉस होता है क्लोरोप्लास्ट का। जबकि यूग्लिना विरिडिस के अंदर क्या था कि एक बार ये प्रोलॉन्ग डार्कनेस में गया तो वापस से जब उसको लाइट मिलती थी तो उसका क्लोरोप्लास्ट वापस से ग्रीन हो जाता था, यानी वो वापस से क्लोरोप्लास्ट उसको मिल जाता था, वहाँ लॉस नहीं होता था, परमानेंट लॉस नहीं होता था। पर यूग्लिना ग्रासिलिस के अंदर ये जो लॉस है क्लोरोप्लास्ट का वो परमानेंट होता है। एक बार गया तो क्लोरोप्लास्ट लूज कर देता है और उसके बाद सेप्रोफाइटिक मूड से न्यूट्रिशन में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टेशिया लॉन्गा। नाम से मत सोचिएगा, ये भी एक तरह का यूग्लिना ही है। जो एस्टेशिया लॉन्गा है और पैरानीमा ट्राइकोफोरम है, इसके अंदर खास बात यह है कि यहाँ पे कोई भी स्टिग्मा या पैराफ्लैजिलर बॉडी नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पे फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर पाए ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठेगा कि आखिर इनका न्यूट्रिशन होता कैसे है। जब यहाँ पे जो है कि स्टिग्मा है ही नहीं तो ये कोई लाइट को देख नहीं पाएंगे, और जब यहाँ पे लाइट रहती नहीं है, जब ये लाइट को सेंस नहीं कर पाते, जब यहाँ पे स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सीधे ब्लीच्ड हो जाता है, यानी यहाँ क्लोरोप्लास्ट का कोई काम है ही नहीं। स्ट्रक्चर फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाया भी नहीं गया है। तो इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो जो एस्टेशिया लॉन्गा है वहाँ पे जो न्यूट्रिशन का टाइप है उसे कहते हैं ऑस्मोट्रॉफी, यानी आप इसे सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं कि अपने जनरल बॉडी के थ्रू क्या करता है कि जो डिकेइंग मटेरियल है अपने जनरल बॉडी के थ्रू ही इसको पेलिकल के थ्रू इनटेक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो पैरानीमा ट्राइकोफोरम है, यहाँ पे देखा जाता है फेगोट्रॉफी,
यहाँ पे देखा जाता है फेगोट्रॉफी। यहाँ पे फेगोट्रॉफी का मतलब ये है कि ये इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करते हैं किसको इनगल्फ करेंगे? फूड सेल्स को या फिर पार्टिकल्स को। अब जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका फ्लैजिला है काफ़ी बड़ा है और ये लोकोमोटरी फ्लैजिला है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्राइकीट्स। ट्राइकीट्स क्या करते हैं? हंटिंग में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इस वजह से ये किसी भी सेल को अपने फ्लैजिला के थ्रू, जैसे कोई यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो अपने फ्लैजिला के थ्रू अपने रिजर्वायर के पास ले आता है और उसको इनगल्फ कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना को हम लोग प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों तरफ से पढ़ते हैं, पर इसको ज़्यादातर एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यह है कि यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल नहीं है। जैसे कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो उसका सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, पर हमने देखा था कि यूग्लिना का जो पेलिकल है वो नेचर में प्रोटीनेशियस है। वो प्रोटीनेशियस है, ना कि सेल्यूलोजिक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो है ब्लिफेरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हमें पता है कि जो फ्लैजिला है, हमने पढ़ा था जो फ्लैजिला है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ब्लिफेरोप्लास्ट से, और जो ब्लिफेरोप्लास्ट है ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे पैरामाइलॉन पाया जाता है स्टार्च की जगह, क्योंकि जो स्टार्च है वो प्लांट कैरेक्टर है, प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, पर यहाँ पे पैरामाइलॉन है। पैरामाइलॉन जो है वो स्टार्च टेस्ट नहीं देता, यानी आयोडीन डालने पे ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं करता, और वो स्टार्च से स्ट्रक्चर में भी अलग है, जैसे हमने पढ़ा था β13 ग्लूकॉन है। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ पैराफ्लैजिलर बॉडी। हम स्टिग्माटा भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे पैराफ्लैजिलर बॉडी लिया है क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर हैं वो फोटो रिसेप्टिव हैं, और प्लांट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता कि फ्लैजिला के ऊपर एक थिकनिंग है और वो सेंसरी स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इसको एनिमल कैटेगरी में रखा गया है। फिफ्थ है कि ये एक प्लेस से दूसरे जगह जा सकते हैं, जो यूजुअली एनिमल का कैरेक्टर है। सिक्स्थ है कि ये स्टिमुलस को एनिमल की तरह ही रेस्पॉन्ड करता है, जैसे हमने देखा था मैकेनिकल में या फिर केमिकल में, या फिर जो थर्ड था केमिकल में, मैकेनिकल, केमिकल या फिर थर्मल, जो थर्ड था वो थर्मल था। ऐसे स्टिमुलस को ये सेंस करता है और उसके साथ ही उसको कोप अप भी करता है, यानी ये एनिमल के तरह ही स्टिमुलस पे भी रेस्पॉन्ड करता है। उसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि प्लांट की तरह इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो है, पर अगर क्लोरोप्लास्ट लॉस हो जाए तो ये पिनोसाइटोसिस, या फिर हमने जो लास्ट दो जो यूग्लिना देखा था, यूग्लिना एस्टेशिया लॉन्गा और पैरानीमा जो ट्राइकोफोनम था, उसके अंदर हमने फेगोट्रॉफी देखी थी, यानी वो एक तरह का होलोजोइक न्यूट्रिशन था। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन था, जो कि ये प्रूव करता है कि यूग्लिना जो है, ये सातों पॉइंट प्रूव करते हैं कि जो यूग्लिना है वो मोर एज एनिमल है इंस्टेड ऑफ प्लांट। तो इस वीडियो में इतना ही, होप कि आपको सब समझ में आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।